नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनी बाथम और जुनून एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं दोबारा से। और जैसी भी आपको जो भी मतलब लगातार वीडियो मिल रही हैं, आप उनको रेगुलर उनमें से नोट्स ज़रूर बनाएं। ध्यान रहे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आप थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी पढ़ने वाली, और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें टकराएंगी भी पेपर के अंदर। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। और अगर आप अपनी तैयारी की शुरुआत ही कर रहे हैं या अगर आपने पढ़ भी लिया है तो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलने वाला है। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको इससे पहले वाले जो टॉपिक कराए हैं, आज एक हम नया टॉपिक चालू करेंगे। आज 6वीं यूनिट रहेगी आपकी, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन जीवन, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर हम प्राकृतिक वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे। और वनस्पति होंगे, पेड़ पौधे होंगे, वन होंगे, तो स्वाभाविक है वहाँ पर जीव जंतु भी होंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, सबसे पहले तो ये कि सलीमा अपने ग्रीष्म शिविर से बहुत उत्साहित थी। उसका एक ग्रीष्म शिविर लगा हुआ था, और उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो सलीमा जो थी वो शिविर से उत्साहित थी और अपने सहपाठियों के साथ में वह हिमाचल प्रदेश में मनाली देखने के लिए गई थी। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ गई थी? मनाली देखने के लिए गई थी। और उसे अविस्मरण था कि बस जैसे जैसे चढ़ाई पर जा रहे थे, वह स्थलाकृति और प्राकृतिक वनस्पति के बदलते रूपों को देखकर कितनी हैरान हो रही थी। स्वाभाविक है कि जैसे जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र में जाते जाएंगे, ऊंचाई बढ़ती जाएगी, तो पेड़ों की कहीं ना कहीं जो बनावट है ना, और उनकी जो प्रकृति है वो बदलती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्रों पर शंकुदार पौधे ज़्यादा रहते हैं, पत्तीदार जो चौड़ी जो बर्फीले क्षेत्र होते हैं जहाँ बर्फबारी होती है, वहाँ पर देखना आप शंकुधारी वृक्ष होंगे। ठीक है, वहाँ पर नॉर्मली जो हमारे क्षेत्र में जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वैसे नहीं मिलेंगे। तो जैसी जलवायु रहेगी और वहाँ का जैसा वातावरण रहेगा वैसे ही पेड़ पौधे वहाँ पर होंगे। जैसे मरुस्थल में पाए जाने वाला जो कैक्टस है, नागफनी है, ठीक है, तो मरुस्थल में ज़्यादातर झाड़ियाँ पाई जाती हैं, लंबे ऊंचे वृक्ष पाए नहीं जाते, क्योंकि उनको ऐसी कोई पोषक तत्व उनको मिलते नहीं है, जल की मात्रा पूरी मिलती नहीं है। तो कहीं ना कहीं कैक्टस के जो है तो मरुस्थल में ही मिलेंगे। तो एक पर्टिकुलर जलवायु के अनुसार पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो उसी चीज़ को इंडिकेट किया गया है। और लिखा है कि गिरिबाध में स्थित साल एवं सागवान के साल और सागवान होता है, आपने नाम सुना होगा, कि घने वन धीरे धीरे अदृश्य हो गए। यानी जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पहाड़ी क्षेत्र में जैसे जैसे प्रवेश करते गए, तो साल और सागवान के वृक्ष धीरे धीरे घटते चले गए। ठीक है, पर्वत की ढलानों पर पतली नुकीली पत्तियां तथा शंक्वाकार बितान लंबे वृक्ष दिखने लगे, और उसे पता चला कि ये शंकुधारी वृक्ष थे। ठीक है, ये कैसे वृक्ष थे? शंकुधारी वृक्ष थे। और लंबे वृक्षों पर खिले लाल लाल फूलों पर उसका ध्यान गया, और वे रोडोडेंड्रॉन, क्या नाम लिखा हुआ है? रोडोडेंड्रॉन, यानी उन शंकुधार वृक्षों के जो फूल थे उनको कहीं ना कहीं रोडोडेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मनाली से आगे रोहतांग दर्रे, रोहतांग दर्रा आपने पढ़ा होगा। रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश से आगे जो रोहतांग दर्रा, जो वैसे तो अगर देखा जाए मनाली, जो कुल्लू मनाली हिमाचल प्रदेश, आपने नाम सुना होगा। रोहतांग दर्रे तक के रास्ते में उसने देखा कि भूमि छोटी छोटी घास एवं कुछ स्थानों पर बर्फ से ढकी हुई थी। तो जैसा माहौल बदलता गया वैसे प्रकृति में जो पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं उनकी भी प्रकृति बदलती गई। और आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बेसिक है, तो इसमें जो रोडोडेंड्रॉन हमने शब्द पढ़ा था, इस प्रकार का फूल होता है, उसको दर्शाया गया है रोडोडेंड्रॉन। सलीमा के अवलोकन से हम अनुमान लगा सकते हैं कि स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी स्थल की ऊंचाई अगर बढ़ती जाएगी तो पेड़ पौधों की बनावट भी कहीं ना कहीं बदलती जाएगी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं हमें, जो हमने पूरी स्टोरी पढ़ी है उसमें से यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि भाई स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पति की विशेषता, जैसे जैसे स्थल की ऊंचाई बदलती जाएगी या ऊंचे स्थान से हम नीचे आते जाएंगे, वैसे वैसे पेड़ पौधों की विशेषता भी बदलती जाएगी। ठीक है, फिर लिखा हुआ है ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में भी परिवर्तन होता है। जैसे जैसे ऊंचाई में परिवर्तन होता है वैसे ही जलवायु में परिवर्तन होता है, और इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। तो जो वनस्पति की जो वृद्धि होगी, वनस्पति की वृद्धि कैसी होगी? वो तापमान पर
और वहाँ पर जो मॉइस्चर होगा, जो नमी होगी, उस पर निर्भर करती है, तापमान पर और नमी पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई, ठीक है, जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। इन घटकों में अंतर के कारण किसी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति की सघनता एवं प्रकार में भी परिवर्तन होता है। आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ से अपन को एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, 3 क्षेत्रों में यानी कि उनको बांट दिया गया है। पहला है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान और परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, तो वनस्पतियों को लिखा हुआ है क्लियर, प्राकृतिक वनस्पति को निम्नलिखित 3 मुख्य श्रेणियों में बांट दिया गया। ठीक है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर लिखा हुआ है वन, जो वृक्षों के लिए उपयुक्त तापमान एवं परिपूर्ण वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं और इन कारकों के आधार पर सघन एवं खुले वन विकसित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये एक इमेज दी गई है, इमेज में, और अभी आगे भी उसके आगे पढ़ेंगे। इमेज में क्या लिखा है, सलीमा की तरह जब आप किसी नए स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियों पर ध्यान दें एवं उन कारकों पर विचार करें जिसके कारण ये वनस्पतियाँ यहाँ पैदा हुई हैं। वृक्षों की कटाई, चराई, नगदी फसल की खेती, निर्माण कार्य आदि के रूप में उस क्षेत्र में अगर कोई मानव हस्तक्षेप हुआ है तो उसे लिखें। मतलब एक तरीके से उस पर ध्यान दें कि इन पेड़ पौधों के बारे में, जलवायु के बारे में। क्या अब आप बता सकते हैं कि चढ़ाई के साथ सलीमा ने प्राकृतिक वनस्पतियों में क्या परिवर्तन देखा होगा? हिमालय में गिरिपात से लेकर ऊंचाई तक सलीमा ने किस प्रकार की वनस्पतियां देखी होंगी? तो ये चीज़ हमें पहले ही इंडिकेट हो गई कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी या पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंचते जाएंगे, वहाँ पर पेड़ों की जो बनावट है वो बदल जाएगी, शंकुधारी वृक्ष मिलने लगेंगे। तो इस तरीके से ये ऊपर अपने पड़ा हुआ है वही है, कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है। अगला देखते हैं, फिर आगे लिखा हुआ है कि दूसरे नंबर का, जैसे पहले नंबर पर वनस्पति को वन में रखा, दूसरे नंबर पर क्या रख दिया, दूसरे नंबर पर घास स्थल, तीसरे नंबर पर कांटेदार झाड़ियाँ। ठीक है, घास स्थल की बात करें जो मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं, मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में घास पाई जाती है। कांटेदार झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, ठीक है, वार्म होता है। ठीक है, शुष्क का मतलब सूखा होता है, सूखे क्षेत्र में जहाँ पर बारिश ना के बराबर होती है। सलीमा हिमालय की यात्रा का अपना यह अनुभव अपने पिता को बता रही थी। उसके पिता विश्व के विभिन्न स्थानों पर जा चुके थे। उन्होंने सलीमा को विभिन्न महाद्वीपों के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली विविध प्रकार की वनस्पतियों के बारे में बताया। उन्होंने उपध्रुवीय प्रदेशों में शंकुधारी वन और रेगिस्तान में कांटेदारी झाड़ी, आर्द्र प्रदेशों में घने उष्णकटिबंधीय दृढ़ काष्ठ वनों के बारे में कई अन्य जानकारियां दी। सलीमा समझ गई कि हिमालय के क्षेत्र में, ठीक है, हिमालय के क्षेत्रों में लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं जो भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर मिलती हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रकार में बदलाव का मुख्य कारण जलवायु का बदलाव है। आइए हम विश्व की विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं उनके गुण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, वन्य जीवों की जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनकी क्या विशेषता है। तो स्वाभाविक है ये चीज़ थोड़ा सा समझ में आ रही होगी, घास स्थल है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं, तो विभिन्न प्रकार के वनस्पति जो पाए जाते हैं अलग अलग, जैसे रेगिस्तान है ना, उपद्रवीय प्रदेशों शंकुधारी वन पाए जाते हैं, रेगिस्तानों में कांटेदार जो आपके कैक्टस वगैरह के जो है वो पौधे पाए जाते हैं, छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें लिखा हुआ है कि वन में भी एक वन होता है, कौन सा, उष्ण कटिबंधीय वन। ठीक है, कौन सा वन होता है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। इन वनों को उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहते हैं। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये घने वन भूमध्य रेखा एवं उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो बोले उष्ण कटिबंध कहाँ पाए जाते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, ये घने वन जो है भूमध्य रेखा एवं
उष्णकटिबंध के पास पाई जाती हैं। ठीक है, आपको पता है जब हमने पृथ्वी के बारे में पढ़ा था, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बारे में पढ़ा था, तो स्वाभाविक है हमें ये समझ में आ रहा था कि जब हम ऊपर की ओर जब पहुंच रहे थे उत्तरी ध्रुव में, तो कहीं ना कहीं एक बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, नीचे दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे तो बर्फीला क्षेत्र मिलेगा, और जो सेंटर में आएंगे वो थोड़ा सा गर्म वाला हिस्सा होगा। खासतौर से जो आपका भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो जो भूमध्य रेखा से ऊपर जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, तो वहाँ का जो माहौल है, उस रेखा पर जो भी कहीं ना कहीं जो मौसम है, तो वो कैसा है? वो मौसम ऐसा है कि भाई वहाँ पर ज़्यादातर गर्मी पड़ती है, गर्म वाला इलाका ज़्यादा मिलेगा अपन को। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए उष्ण कटिबंध के पास पाए जाते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म होती हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? गर्म होते हैं। तो उसको भूमध्य रेखा के पास बताया गया। भूमध्य रेखा से ऊपर आप जाएंगे, कर्क रेखा वाला जो हिस्सा होगा वो कैसा होगा? गर्म होगा। ठीक है, और एवं पूरे वर्ष यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। ठीक है, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। काफी घने वृक्षों की मोटी वितान के कारण दिन के समय सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे कि रोजवुड है, आवनून है, महागनी है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। वृक्षों की प्रजाति है। ठीक है, रोजवुड है, आवनूस है, महागनी है, तो ऐसे वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो स्वाभाविक है भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाने वाले जो क्षेत्र होंगे जो गर्म होते हैं, वहां पर पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। गर्म होते हैं तो वर्षा होगी, क्यों होगी? इस चीज को आप ऊपर समझ सकते हैं। हमने एक कहीं ना कहीं बादलों का एक जल चक्र पढ़ा था। तो जल चक्र में क्या पढ़ा था कि पानी बाष्पित होता है, बाष्पित होकर जमता है, जमने के बाद जब जिस क्षेत्र में गर्मी पैदा होती है वहां से फिर दोबारा से पानी नीचे आता है। फिर ये एक जल चक्र को जो हमने पढ़ा था, जो बेसिक को हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो उससे हमें समझ में आना चाहिए कि जो गर्म क्षेत्रों का जहाँ पर गर्मी होगी तो बादल अगर वहां से जाएंगे तो क्या स्थिति होगी? बारिश होगी। ठीक है, तो इसमें इस चीज को इंडिकेट किया गया अत्यधिक वर्षा होती है, चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता। कभी शुष्क का मतलब ऐसा नहीं है कि हमेशा सूखा ही पड़ जाए। ठीक है, इसलिए यहाँ के वृक्षों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती हैं, बारिश हो जाती है, झड़ने वाली होती है, फिर बारिश हो जाती है, फिर पत्तियां, और इसलिए इन्हें सदाबहार भी कहते हैं। सदाबहार यानी सदा हरे भरे बने रहते हैं। ठीक है, काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं पहुंच पाता। जैसे अमेजन के घने जंगल आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक फैक्ट था इधर, उसको भी अपन देख लेते हैं। ब्राजील के उष्णकटिबंध सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ब्राजील की बात चल रही है। और मैंने आपको बताया एक ही लाइन में अमेजन के घने जंगल। ठीक है, उसको कहीं ना कहीं पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी आपने पढ़ी थी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अमेजन के जो जंगल हैं, अमेजन के जो जंगल हैं वो कहीं ना कहीं, जो ब्राजील जो आता है वो दक्षिण अमेरिका में आता है। आपको पता होना चाहिए, अब तो इतनी बार आपने मैप देख लिया है हालांकि। तो दक्षिण अमेरिका वाला, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। ठीक है, यानी अगर मान लीजिए पूरा बोर्ड है, ये पूरा विश्व का मानचित्र है, तो यहाँ उत्तर अमेरिका होगा, यहाँ पर दक्षिण अमेरिका होगा। उस दक्षिण अमेरिका में राइट साइड में आपको ब्राजील दिखेगा। ठीक है, तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन इतने विशाल हैं कि पृथ्वी के फेफड़े की तरह प्रतीत होते हैं। और आप बता सकते हैं कौन से? अमेजन के घने जंगल हैं, जो इसको पृथ्वी का फेफड़े के रूप में भी जाना जाता है। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और कंट्री का नाम आ जाए, इसलिए आप उसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। तो इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। स्वाभाविक है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ही हमने सबसे ज्यादा देख रखे हैं अपने क्षेत्र में, इस प्रकार के वन होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर क्या लिखा हुआ है? एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है, उष्णकटिबंध वर्षा वन में पाया जाता है और यह मगर जैसे बड़े जानवर को भी मारकर खा सकता है। तो स्वाभाविक है एनाकोंडा सबसे बड़ा अजगर की एक प्रजाति होती है, सांप की एक प्रजाति होती है। सबसे बड़ा जो सांप होता है वो कौन सा होता है? एनाकोंडा होता है।
तो इसके बारे में आपने सुना होगा, देखा होगा, मूवी भी देखी होगी, एनाकोंडा। ठीक है, तो अमेजन के जंगलों में ये पाया जाता है, अमेजन के जंगलों में ये पाया जाता है। रेप्टाइल्स वगैरह आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अभी हमने उष्णकटिबंधीय वन पढ़े थे और अब लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो सिंपल है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की बात करें, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। तो इनके लिए एक शब्द तो ये याद रखना है, ठीक है, मानसूनी वन है। ठीक है, तो पर्णपाती शब्द लिखा हुआ है, मानसूनी वन लिखा हुआ है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब माँ की बात सुनते हैं, मानसूनी यानी कि अगर हम माँ की बात सुनते हैं तो हम पढ़ नहीं पाते हैं, पर्णपाती यानी पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि माँ कोई ना कोई काम का बोल देती है, ये काम कर लो, वो काम कर लो। ठीक है, तो मानसूनी का मतलब माँ की अगर हमने सुनी तो फिर हम पढ़ नहीं पाते, फिर माँ के काम में उलझ जाते हैं। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय शब्द तो लगा हुआ है लेफ्ट में, उसको तो पकड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर पर्णपाती वन लग जाता है तो मानसूनी वन भी उनको बोलते हैं। अब ये जो वन है हमारे भारत में पाए जाते हैं, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग है, और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। अब तीनों क्षेत्र अलग अलग है, तो तीनों को ही याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अपन को इंडिया को तो याद रखना ही है, इसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलिया को भी याद रखना है और अमेरिका को भी याद रखना है। इंडिया जो है आई से स्टार्ट हुआ, ए पे खत्म हुआ। इंडिया आई से स्टार्ट हुआ, ए पर खत्म हुआ, तो आई फॉर इंडिया अपन को याद रखना है। ठीक है, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया याद रखना है और ए फॉर अमेरिका याद रखना है। लेकिन इसमें अभी अफ्रीका का नाम नहीं आया, तो अपन तीन जगह का नाम तो अपन याद रखेंगे। हो सकता है इन तीनों में से, इन तीनों को ऑप्शन में देके चौथा कोई सा भी ऑप्शन आ जाए, हो सकता है अफ्रीका आ जाए। तो इसलिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष, पत्तियां, झाड़ मतलब झड़ जाते हैं। ठीक है, और इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ यानी कि जो मजबूत लकड़ियां होती हैं, काष्ठ का मतलब लकड़ी होती है, वृक्षों में साल है, सागवान है, ठीक है, नीम है, शीशम है। दृढ़ काष्ठ वृक्ष यानी फर्नीचर, यातायात के निर्माण सामग्री के रूप में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, खासतौर से साल और सागौन का। और इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर जैसे कि बाघ है, शेर है, हाथी है, गोल्डन लंगूर है, बंदर है, ये इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, अपने क्षेत्र का ही है, कुछ अलग नहीं है, तो अपन उसको समझ सकते हैं कि भैया ये क्या भाषा लिखी हुई है। दूसरा, भारत में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ऊपरी भाग है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग होगा, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हो गया, और आपका अमेरिका, मध्य अमेरिका, अमेरिका के मध्य वाला भाग, यूएसए का मध्य वाला भाग होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार से ये जीव जंतु पाए जाते हैं, इनके बारे में तो सब जानते हैं। ठीक है, इसको गोल्डन लंगूर के नाम से जाना जाता है, और ये बाघ है। ठीक है, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इस प्रकार के होते हैं, वो सदाबहार वन थे, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। दूसरा, यहाँ पर कई प्रकार के जो बाघ हैं, हाथी है ना, इस प्रकार के जो जंगली जानवर इनमें पाए जाते हैं उनके बारे में कहा। अब अगला लिखा हुआ है शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? शीतोष्ण सदाबहार वन। अब ये कहाँ है? शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित है। ठीक है, ये सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर, तो महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे दक्षिण पूर्व, ठीक है, दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं दक्षिण पूर्वी ब्राजील। ठीक है, तो ये दो क्षेत्र दिए गए हैं, तो स्वाभाविक है दोनों को। तो शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण का मतलब देखो वो उष्ण कटिबंधीय, उष्ण का मतलब गर्म होता है, शीतोष्ण का मतलब क्या होता है? ठंडा क्षेत्र होना चाहिए। तो सिंपल लिखा हुआ है कि ये शीतोष्ण मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो पूर्वी किनारे पर क्या है? इन महाद्वीपों के समुद्र है। जैसा कि आप अमेरिका को देख लो, अमेरिका का पूर्वी भाग में क्या है? समुद्र है। फिर लिखा हुआ है जैसे दक्षिण पूर्व अमेरिका, अमेरिका के दक्षिण में भी समुद्र है,
और उसके पूर्व में भी समुद्र है, यहाँ तक कि पश्चिम में भी समुद्र वैसे देखा जाए तो। दूसरा फिर लिखा हुआ है दक्षिणी चीन एवं दक्षिण पूर्वी, दक्षिणी चीन वाला जो क्षेत्र है वो भी समुद्र वाला क्षेत्र है, ठीक है, इमेज से समझ सकते हो, एशिया महाद्वीप के अंदर। और फिर लिखा है दक्षिण पूर्वी ब्राजील, ब्राजील है दक्षिण वाला हिस्सा, स्वाभाविक है समुद्र है, पूर्व में भी तो दक्षिण पूर्वी वाला, यानी कि जहाँ तक है ये जो वन है जैसा लिखा हुआ है इसमें शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण सदाबहार वन जो है ये समुद्र के तट वाले क्षेत्र में मिलेंगे। बांज है, चीड़ है, यूकेलिप्टस के वृक्ष होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। तो चीड़ की लकड़ी पाई जाती है यहाँ पर, और चीड़ के लकड़ी के अलावा बांज है, यूकेलिप्टस आपने नाम नहीं होगा, व्हाइट कलर का होता है, सफ़ेद इसका तना होता है, तो यूकेलिप्टस के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस यानी यूके से ही कहीं ना कहीं संबंधित है, इसलिए तो आप इसको याद है शीतोष्ण सदाबहार वन, यानी कि 3 प्रकार के हो गए, एक उष्ण कटिबंधीय वन पड़ा था, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पड़ा था, और फिर यहाँ पर पढ़ रहे हो आप शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये फिर एक पक्षी है जो फीजेंट, इन इलाकों में ये पक्षी पाया जाता है, और शीतोष्ण पर्णपाती वन होते हैं, तो इस प्रकार के शीतोष्ण पर्णपाती वन होंगे, इस प्रकार के आपने सीनरीज वगैरह देखी होंगी, हालांकि इतना ज़्यादा क्लियर इमेज नहीं दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा लगा सकते हैं ये शीतोष्ण पर्णपाती वन की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मोनाल पक्षी वगैरह यहाँ पर इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है भूमध्य सागरीय वृक्ष, ठीक है, भूमध्य सागरीय वृक्ष जो हैं वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन क्या कि उनके अंदर जो जल है, जड़ों से तना में जल पहुंचा, अब बाहरी आवरण इतना कठोर होता है तो उससे जो जल है वो उसी में बना रहता है, बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, ठीक है। तो भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क और ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं और उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं, ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे कि विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो विश्व का फलोद्यान किस क्षेत्र को, बोले भूमध्य सागरीय प्रदेश को। भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है यानी भूमध्य रेखा के किनारे वाले जो क्षेत्र हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहते हैं कि यहाँ पर फलों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो खास तौर से भूमध्य सागरीय प्रदेश को, भूमध्य सागरीय प्रदेश कौन सा होगा, जहाँ पर आपका इक्वेटर है, यानी कि जो आपका भूमध्य रेखा है ना, और भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भूमध्य सागरीय वनस्पति, ठीक है। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग, ठीक है, शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके रहते हैं। महाद्वीपों के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न हैं और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब वो था आपका कौन सा, पूरब वाला क्षेत्र, दक्षिण पूरब वाला क्षेत्र था, यानी साउथ ईस्ट वाला क्षेत्र था, ये साउथ वेस्ट की बात कर रहे हैं। तो महाद्वीपों के जो पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट वाला है, भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो साउथ वेस्ट में पाई जाएंगी कैसी वनस्पतियां होंगी, वो भूमध्य सागरीय वनस्पतियां होंगी। यह अधिकतर कहां पर, यूरोप में, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर क्षेत्र में, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका और एशिया में भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा है। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेश जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया का नाम सुना होगा, कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है, दक्षिण पश्चिम अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्र, ठीक है। दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती हैं और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून, ठीक है, अंगूर जैसे नींबू वंश यानी साइट्रिक एसिड वाले जो ज़्यादातर फल होते हैं, खट्टे पदार्थ होते हैं, वो पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली
मृदु शीत ऋतु होती है और आमतौर पर यहाँ पर संतरा जो है वो, अंजीर है, जैतून है, ये सब पाए जाते हैं। क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया और यहाँ वन जीवन जो है वो कम है। शंकुधारी वन होते हैं उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अक्षांश यानी लगभग 50 to 70, ठीक है, विभव शंकुधारी वन पाए जाते हैं और इन्हें टैगा कहते हैं। टैगा का मतलब बेटा होता है शुद्ध, टैगा का मतलब क्या होता है? शुद्ध। अपन आगे भी पढ़ेंगे। टैगा प्रकार की वनस्पति होती है, ठीक है। ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं और इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय के प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं और इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य और अखबारी कागज बनाने के काम आती है। और नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं मैच बॉक्स जो बनाते हैं उसके पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। चीड़ है, देवदार है। वैसे चीड़ की जो लकड़ी होती है इससे कहीं ना कहीं जो कागज होता है, रुपए का जो कागज होता है उसको बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़। यहाँ सामान्यतः रजत, लोमड़ी, मिंग, ध्रुवीय भालू जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्वाभाविक है उत्तरी गोलार्ध के बारे में लिखा है कि उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अक्षांश 50 से 70 भव्य शंकुधारी वन यहाँ पर पाए जाएंगे। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अपन समझ ही रहे थे, पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया वाला जो क्षेत्र है, जैसे कि आपने इससे पहले देखा था कि दक्षिण पश्चिम, सिंपल लिखा हुआ है कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम दक्षिण अमेरिका और दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिण पश्चिम वाला जो क्षेत्र है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में भी मतलब ऐसे गर्म शुष्क वाले क्षेत्र हैं जहाँ पर आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून जैसी फसलें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा उस क्षेत्र में जैसे शंकुधारी वन है, इस प्रकार के शंकुधारी वन होंगे, आपको इमेज में दिख रहा है, ठीक है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में अंगूर के बाग वगैरह लगे हो तो भूमध्य सागर में ये होते हैं। हिमाच्छादित शंकुधारी वन यानी कि बारिश मतलब यहाँ पर बर्फ गिरेगा तो बर्फ से इस तरीके से ये पेड़ वगैरह जो है वो ढक जाएंगे, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है घास स्थल। चलो घास स्थल के बारे में पढ़ लेते हैं। घास स्थल में से भी आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा पंपास, सवाना, ठीक है, पंपास है, सवाना है, ठीक है। ये घास के मैदान है। एक आपका प्रेरीज, आपने घास का मैदान सुना होगा, प्रेरीज उत्तर अमेरिका घास का मैदान है, पंपास दक्षिण अमेरिका के घास के मैदान है, सवाना अफ्रीका के घास के मैदान है। ये घास के मैदान की बात चल रही है, ठीक है। और ये जो घास के मैदान है कहाँ पर क्या है तो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं, क्योंकि वनस्पतियों को 3 भागों में बांटा गया था, वन के रूप में, झाड़ियों के रूप में और घास स्थल के रूप में। तो घास स्थल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है उष्णकटिबंधीय घास स्थल। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, ठीक है। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। यहाँ वनस्पति निम्न में मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। मतलब यहाँ पर जो जहाँ तक है यहाँ की जो वनस्पति होती है निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र है, यानी कि बिल्कुल कम से लेकर थोड़ा और बढ़ा दो बस, ठीक है, निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। यह घास काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक होती है। हमने एक इमेज देखा था, अगर आपको पता हो, उसमें वनस्पतियों को इंडिकेट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 3 से 4 मीटर यानी घास वाला जो क्षेत्र होगा वो 3 से 4 मीटर वाला जो ऊंचाई होगी उसको अपन घास की श्रेणी में रख सकते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, ठीक है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, ज़ेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस प्रकार के अफ्रीका के जंगलों में देखा होगा, आपने खास तौर से अगर डिस्कवरी वगैरह देखा होगा तो डिस्कवरी पर ऐसे घास के मैदान जरूर आपने देखे होंगे कि इस प्रकार के घास मैदान है। यहाँ पर शेर वगैरह, हाथी वगैरह, मतलब ये जानवर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अफ्रीका के अंदर कौन सा? सवाना घास का मैदान है। कौन से घास के मैदान है? सवाना के घास के मैदान है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल, ये बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कौन सा
किस क्षेत्र में है, ठीक है। विभिन्न प्रदेशों का घास स्थल जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल लिखा हुआ है। तो पूर्वी अफ्रीका में किस प्रकार के घास के मैदान है, बोले सवाना, ठीक है, सवाना घास के मैदान है। तो सवाना अपन ऐसे बोले सवाना, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कह रहा हो सब आना, ठीक है, सब आना, सब आना भैया, सब आना, सबके सब आना। बोला क्यों, बोले हमारे यहाँ भोजन कराएंगे। कैसा कराएंगे भोजन, बोले हमारे यहाँ भोजन कराएंगे फ्री का। तो देश का नाम या महाद्वीप का नाम क्या है, अफ्रीका, ठीक है। आप फ्री का खाने के लिए सब आना, आप फ्री का खाने के लिए सब आना, ठीक है। ब्राजील के अंदर कंपोस, हालांकि पंपास शब्द आपने सुना होगा, पंपास घास के मैदान है जो दक्षिण अमेरिका में, ये पेम्पास लगा हुआ अर्जेंटीना में, ये पेम्पास अर्जेंटीना में, चूंकि अलग। अब इनकी विशेषता है कि ये उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ये शीतोष्ण कटिबंध घास स्थल है। तो इसलिए हो सकता है इनमें से नाम देके वो ये पूछ सकता है उष्ण कटिबंधीय कौन सा है या शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है। तो उष्ण कटिबंध घास स्थल पूछा गया, उष्ण यानी कि गर्म, ठीक है। तो देखो सब आना, सबको खाना मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा, गर्म खाना मिलेगा। हर कोई चाहता ना गर्म खाना, तो बिल्कुल याद रहेगा कि उष्ण कटिबंधीय होगा, ठीक है। प्लस ब्राजील के अंदर कंपोस, ब्राजील के अंदर क्या है, कंपोस। ध्यान है, कंपास नहीं है, कंपोस है। तो ब्राजील से अपन, ब्राजील को अपन क्या बोलेंगे, ब्राजील को बोलेंगे अपन बाजी, क्योंकि ब्राजील है तो बाजी, बाजी पड़ती नहीं है इसलिए कम पास होती है, ठीक है, कम पास होती हैं, पढ़ती नहीं है इसलिए कम पास होती हैं। तो बाजी अपनी मार्कशीट के जब सिग्नेचर कराने के लिए, मार्कशीट पर सिग्नेचर कराने के लिए पिताजी को दिखाते हैं, तो पिताजी कैसे हो जाते हैं, बिल्कुल गर्म हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो ये भी उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। दोनों चीजें अपन याद रख रहे हैं, किस देश से संबंधित है वो याद रख रहे हैं, दूसरा उसकी प्रकृति कैसी है वो याद रखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर का लिखा है वेनेजुएला, लानोस। वेनेजुएला क्या लिखा हुआ, वेनेजुएला का क्या है, लानोस, दक्षिण अमेरिका का ही देश है। वेनेजुएला, कराकस आपने नाम सुना होगा। तो वेनेजुएला, एंजेला वाटरफॉल सुना होगा आपने, ठीक है। तो वेनेजुएला जो है लानोस। तो वेनेजुएला का मतलब, वेनेजुएला से अपन ऐसे याद रखें, वेनेजुएला यानी कि वैन, मारुति वैन है, उसको जला दिया। वेनेजुएला यानी कि वैन, मारुति वैन को जला दिया। क्यों जला दिया, क्योंकि उसके उस गाड़ी के लिए हमने लोन ले रखा था। क्या ले रखा था, लोन ले रखा था। तो लोन ले रखा था इसलिए हमने उसको जला दिया, तो मारुति वैन को जला दिया, क्योंकि हमने उससे उस लोन ले रखा था उस पर, और लोन लेने से फायदा ये हुआ कि जल भी गई और उसका बीमा भी मिल गया, ठीक है। तो लानोस को अपन को याद रखना है कि लानोस का मतलब लोन लिया था, लोन से क्या लिया था, मारुति वैन लिया था, और मारुति वैन को हमने जला दिया, बीमा का पैसा मिल गया, ठीक है। लोन भी जमा नहीं करना, बीमा का पैसा ही मिल गया। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। और जलाएंगे तब क्या होगा, जलेगा तो स्वाभाविक है, उष्ण कटिबंधीय है। तो ये तीनों शब्द मैंने आपको बता दिए, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब देखो शीतोष्ण कटिबंध बाकी के बचे, तीन ही थे ना, बाकी के शीतोष्ण कटिबंध है। अब देखो अर्जेंटीना, पैम्पास, क्या लिखा है, अर्जेंटीना पैम्पास। अपन कैसे याद रखेंगे कि अर्जेंटीना यानी अर्जेंट में टीना ने अपनी सहेली को बुलाया, और सहेली को बुलाया तो क्यों बुलाया भैया, टाइम पास करने के लिए। अर्जेंट में बुलाया क्योंकि वो बोर हो रही थी घर में, इसलिए उसने अपने सहेली को बुलाया। पैम्पास यानी कि टाइम पास करने के लिए, टाइम पास करने के लिए बुलाया, ठीक। अपन इनमें सब में कनेक्टिविटी रख रहे हैं, और कनेक्टिविटी रखने से गारंटी आपको अच्छे से याद रहेंगी ये चीजें। एक दो बार रिवीजन कर लोगे, टेंशन खत्म। कभी भी क्वेश्चन बनेगा, चार ऑप्शन देख के आप आराम से दिमाग लगा लोगे, क्योंकि ये चीजें जब पेपर में आती है तो हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कहाँ तक याद रखें। याद रखने के लिए कुछ तो बनाना पड़ेगा, ठीक है। उत्तर अमेरिका में प्रेरीज, प्रेयरी लिखा हुआ है, प्रेयरी बोल देते हैं, प्रेरीज भी बोल देते हैं, प्रेरीज भी लिखा जाता है। हालांकि इसमें प्रेयरी लिखा हुआ है तो प्रेयरी से अपन याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका के जो लोग हैं वो हमेशा प्रे करते रहते हैं, प्रे करते रहते हैं यानी प्रार्थना करते रहते हैं। प्रेयरी, प्रेरी हमेशा प्रे करते रहते हैं कि भैया सब अच्छे से चले, क्योंकि उत्तर अमेरिका में जब से डोनाल्ड ट्रंप बने तो स्थिति खराब है, तो सब लोग क्या करते रहते हैं, वो प्रे करते रहते हैं। तो प्रेरीज याद रखेंगे, ठीक है। दक्षिण अमेरिका के अंदर बेल्ड, दक्षिण अमेरिका के अंदर एक और घास का मैदान कौन सा, बेल्ड है, बेल्ड, ठीक है। तो अपन को याद रखना। दक्षिण अफ्रीका, ऐसा लग रहा है जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका महाद्वीप से दक्षिण अफ्रीका जो है वो कैसा हो रहा है, बेल्ड हो रहा है। बेल्ड हो रहा है यानी कि जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, इस तरीके से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे बेल्ड से अपन को याद रखना है, बेल्ड, ठीक है।
तो दक्षिण अफ्रीका, अगर ऐसा बोलते हैं बेल्ट कहाँ की घास है, तो बेल्ट जो है वो दक्षिण अफ्रीका की घास है। दक्षिण अफ्रीका जो है बेल्ट हो रहा है, जुड़ रहा है उससे, ठीक है, बेल्डिंग के द्वारा। मध्य एशिया में स्टेपी, ठीक है, मध्य एशिया में कौन सा घास है, ये स्टेपी। स्टेपी को अपन को याद रखना है, स्टेपी, ठीक है, मध्य एशिया स्टेपी। तो सोचिए हमारे पास मैप है और एशिया के मध्य में वो थोड़ा सा मैप जो है फट गया है, तो उसको क्या कर रहे हैं, स्टेपी, उसको टैपिंग कर रहे हैं, उसको टैप से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जो मैप है हमारा मध्य एशिया से फट गया है, मध्य से फट गया। अपन मैप लाते हैं ना, घड़ी करके बार बार रखते हैं, बार बार खोलते हैं, बार बार रखते हैं, तो उसी से ही पता चलता है कि आपने कितना पढ़ा है। आपकी बुक खुद बता देगी आपने उस बुक को कितना पढ़ा है, मैप को आपने कितना पढ़ा है। बार बार घड़ी करोगे रखोगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। फिर वो मध्य एशिया यानी मध्य में से जो लाइन गई है ना, जहाँ से घड़ी होता है, वहाँ से वो वहाँ पर टैपिंग करना पड़ेगी। तो मध्य एशिया में स्टेपी याद रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डॉन, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है, डॉन है, तो इसको भी अपन पढ़ सकते हैं भैया। ऑस्ट्रेलिया में डॉन, डॉन को याद रख सकते हो, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कौन है भैया, ऑस्ट्रेलिया में कौन पहुंच गया, बोले डॉन। तो आजकल डॉन कहाँ पर है, बोले डॉन जो है वो कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में पहुंच गया। देखो कुछ नाम याद हो गए होंगे, ज़्यादा नहीं तो 70-80% नाम याद हो गए होंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रकार के उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्ण है। तो उष्ण कटिबंधीय यानी गर्म है, तो गर्म में क्या, सवाना, कंपोस और लानोस, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा याद रखना है और इसको शक्ल से याद कर लेना, शकल से याद कर लेना, शकल से, ठीक है। शकल से पता चलता है कि हाँ इसका मूड सही नहीं है, ये बहुत ज्यादा गर्म यानी गुस्से में गर्म है। शकल से यानी सा सा बना बेटा सवाना, क से बन गया कंपास हो गया, और ला से बन गया आपका लानोस, ठीक है। तो शकल से पता चलता है कि ये कैसा है। तो ये तीनों के नाम आ गए, ठीक है। बाकी का शीतोष्ण घास स्थल में हमने पैम्पास पढ़ा है, ठीक है, प्रेरीज पढ़ा है, वेल्ट पढ़ा है, ठीक है, और स्टेपी और डॉन, ठीक है, स्टेपी डॉन। तो पैम्पास को है ना टाइम पास याद रखेंगे, टाइम पास करने के लिए प्रेरीज कर लेते हैं, प्रे कर लेते हैं। किससे बचना है भैया, डॉन से बचना है, ठीक है। बस 2 नाम और याद रखना है, क्या है ना, बेल्ट और स्टेपी, ठीक है, बेल्ट और स्टेपी, क्योंकि बेल्ट से पिटाई करता है डॉन सबकी, इसलिए सब प्रे करते हैं भैया ये डॉन से पिटाई ना खाना पड़े। तो पैम्पास, प्रेरीज, बेल्ट, स्टेपी और डॉन, ये कैसे बताए गए हैं, ये बताए गए हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल। क्योंकि देखो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, खासतौर से एमसीक्यू यानी कि जो आपके ओटी वाले जो एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी का थ्योरी आपने उधर पढ़ी हुई है, तो आप अपने स्तर पर उनको तैयार करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जल्दी से। बोले शीतोष्ण घास स्थल होते हैं, अभी तो अपन ने पढ़ ही लिया है। तो भैया शीतोष्ण घास स्थल ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन यानी जंगली भैंसा होता है, एंटीलोप पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए, एक मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि जो बाइसन लॉज है, एक बाइसन लॉज, आपको बताना बाइसन लॉज मध्य प्रदेश के किस शहर में है, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस शहर में बाइसन लॉज एक पर्यटक स्थल है, ये मध्य प्रदेश के किस शहर में है। आप नीचे कमेंट में आंसर डाल देना, बस मैं देख लूंगा किसने क्या आंसर दिया है, ठीक है। बाइसन लॉज कहाँ पर है, नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आपने आज ये वीडियो देखी है तो कुछ मैं आपको आंसर बाद में दूंगा, लेकिन पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि बाइसन लॉज किसको पता है, कितने लोगों को पता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाइसन लॉज जो है एंटीलोप जंगली भैंसा जो है, ठीक है, कटीली झाड़ियां शुष्क रेगिस्तान में पाई जाती हैं। स्वाभाविक है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, अपन समझ सकते हैं कि रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में उष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पाई जाती हैं और तीव्र गर्मी एवं बहुत गर्म वर्षा के कारण वहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। और विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। और क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम जानते हैं? बिल्कुल, भारत का जो बड़ा रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, थार मरुस्थल आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम भी बता सकते हैं, जैसे कि ऊंट वगैरह जो है वो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। देखिए, यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे, ठीक है, ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा और जहां बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काई लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं। तो लाइकेन कहाँ पर पाया जाता है? लाइकेन जो है ऐसे पौधे होते हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रदूषण के शायद सूचक होते हैं, जो भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि लाइकेन जो है ये
ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले पौधे हो गए। ठीक है, यहाँ केवल काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियां पाई जाती हैं, अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती हैं। टुंड्रा प्रकार की वनस्पति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में भी पाई जाती हैं। इस प्रकार के टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति जो है ये कहीं ना कहीं यूरोप, एशिया और उत्तर अमेरिका वाले क्षेत्र में, यूरोप समझ सकते हो, ठीक है, यूरोप, एशिया, उत्तर अमेरिका, यानी कि ये तीनों महाद्वीप जो हैं, ये तीनों महाद्वीप नॉर्थ पोल वाले क्षेत्र में है, यानी कि उत्तरी हिस्से में है। ये तीनों महाद्वीपों की अगर आप पोजीशन देखोगे तो, ठीक, इसके ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है, ठीक है, जिससे उनको सर्दी के कोई एहसास ना हो। उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं जैसे कि सील है। ये सील ज़्यादातर समुद्र में बर्फीले क्षेत्र में, आपने ऑस्ट्रेलिया वगैरह में देखा होगा, बालरस है, कई प्रकार के ऐसे जीव जंतु हैं। ठीक है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवीय उल्लू है, ध्रुवीय भालू है, बर्फीली लोमड़ी है, ये सब बर्फीले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए और कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं, और उसके पिता ने बताया स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थल चाहते हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। और सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन जाएंगे? अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहेंगे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प और लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे। क्या आप सलीमा की बात से सहमत हैं? और अपने दोस्तों के साथ वनस्पति में प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी की चर्चा करें। तो स्वाभाविक है, ये एक नॉर्मल सी बात है, और ये बात सही है कि कहीं ना कहीं वनों की स्थिति, अगर ऐसे वनों को काटा जाएगा तो आने वाली स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे आपके, और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको खुद से निकालने हैं, क्योंकि अभी मैंने जितना भी बताया आपको, जितना मुझसे बना, मैंने अपने स्तर पर उसको समझा दिया। समझने के बाद में फिर आप दोबारा उसको अच्छे से पढ़ेंगे। जब 2-3 बार उस चीज़ को अच्छे से रीड करोगे तो स्वाभाविक है आपको आ जाएगा। दूसरा, एक और चीज़ याद रखना, जैसे आप बुक पढ़ रहे हो, बुक के जो भी पेजेस आप पढ़ रहे हो एक तरफ से, तो बस उसमें से जो क्रीम निकाल रहे हैं हम, जो महत्वपूर्ण शब्द निकाल रहे हैं, उन शब्दों के नोट्स बनाना है। और नेक्स्ट टाइम उसको बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर नेक्स्ट टाइम आपको केवल उन शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है और एक आपका एक रिवीजन रखना है। बस आपको बस उसमें से चीज़ें निकालनी है। और अगर थोड़ा सा कसर लगे कि भैया हमने ये पढ़ लिया, एक बार और पढ़ लो, बस 2 बार से तीसरी बार पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको पूरा, कि वैसे वैसा रट्टा मारो। बस मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया, हाईलाइट करने के बाद फिर तो आप आराम से बना लोगे उसको, फिर तो लिख लिख के आप उस चीज़ को बनाओ। मेन पॉइंट्स निकाल लिए, उनको आपने अच्छे से पढ़ लिया, हाँ ये शब्द मेरे को मिले, उसके बाद आप अपने हिसाब से उसको जमा के लिख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जरूर याद रखो। ठीक है, ये नहीं कि आप बार बार बुक को पढ़ोगे तो बेटा मटेरियल इतना सारा है, आप समझ सकते हो कि इतना सारा मटेरियल, एक बार बुक को अच्छे से पढ़ना जरूरी है। उसमें से पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, और एक फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि आप एक पूरी बुक को बार बार कब तक पलटोगे? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, अब कहाँ तक? ये तो एक ही सब्जेक्ट हुआ, फिर अदर सब्जेक्ट का भी होगा, इतना मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे। इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनेंगे। काई एवं लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं? अभी आपने पढ़ लिया है कि टुंडा वनस्पति है, कि रेगिस्तानी है, कि उष्णकटिबंधीय टुंडा वनस्पति पढ़ लिया। कांटेदार झाड़ियाँ मिलेंगी तो भैया कहाँ मिलेंगी? ज़्यादातर गर्म, जो रेगिस्तानी, गर्म शुष्क रेगिस्तानी जलवायु है वहाँ पर मिलेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन एक जानवर हैं, बंदर पाए जाते हैं, जिराफ पाए जाते हैं, ऊँट पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वनों में तो भैया बंदर ही पाए जाते हैं। शंकुधारी वन है एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति, जिसमें कहीं ना कहीं शंकुधार चीड़ का वृक्ष है। ठीक है, स्टेपी अभी अपन ने पढ़ा था कि स्टेपी है, तो स्टेपी यानी कि कहीं ना कहीं मध्य एशिया वाला भाग है। अपने आप क्वेश्चन बनेंगे, कनेक्टिविटी का फायदा ये है। ठीक है, दूसरा अगर इस तरीके का क्वेश्चन बनता है कि वालरस, देवदार के वृक्ष, जैतून है, हाथी है। कंपास आपने पढ़ा था, कंपास रहती है, बोले कंपास हो पाती है कौन? बाजी, ब्राजील की उष्णकटिबंधीय। डाउन है, डॉन से याद करा था। ठीक है, डाउन से याद करा था आपने कि भैया डॉन ऑस्ट्रेलिया में याद करा था आपने। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ें, आप अच्छे से समझेंगे और डिटेल में जाएंगे तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे सब्जेक्ट, धीरे धीरे क्लास बढ़ेगी तो आपको और भी मटेरियल मिलता जाएगा। शुरुआत कर दी है, एक तरफ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप मान लीजिए आप 7th क्लास का ये टॉपिक नहीं पढ़ते, ये वाली यूनिट नहीं पढ़ते, तो आपको इतने सारे घास के मैदान जो है
है ना, घास स्थल के जो नाम हैं वो मिल गए, आपको कनेक्टिविटी से याद करा दिए। तो ऐसे ही धीरे धीरे अपन एक तरफ से चलेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बाकी का आप अपना फीडबैक देते रहें और रेगुलर वीडियोस को देखें और अपने नोट्स भी बनाएं, ठीक है। और हो सके तो आप कमेंट जरूर कर दें, जिससे मुझे आपके बारे में ये जानकारी रहे कि आप कितना उस चीज़ को ले रहे हैं, या और जो भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी दिख रही हो तो आप उस चीज़ को भी आप बता सकते हैं कि सर ये थोड़ा सा ये पूर्ति हो जाए तो और बढ़िया है, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा, ठीक है भाई। बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।